डियर स्टूडेंट्स, आरोह क्लास 12th की आरोह में जो गद्य खंड में दूसरा पाठ है वो जैनेन्द्र जी का है। जैनेन्द्र जी का द्वारा लिखित ये जो पाठ बाजार दर्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो जैनेन्द्र कुमार जी को जान लेते हैं। जैनेन्द्र कुमार जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सन 1905 ईस्वी में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये सारे उपन्यास हैं। वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये आपके कहानी संग्रह हैं सारे। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, ये विचार प्रधान निबंध संग्रह हैं। आपको पुरस्कार मिले, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय सम्मान, भारत सरकार द्वारा आपको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया सन 1990 में। तो बाजार दर्शन क्या है, इस पाठ के बारे में पढ़ते हैं। जैनेन्द्र जी का एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले से ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपभोग करें, उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से हमें घायल कर देगा, सदा के लिए और बेकार बना देगा। इस मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सागो की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। तो आइए पढ़ते हैं बाजार दर्शन। बाजार में आप जाते हैं तो अगर आप बाजार गए, बाजार दुनिया भर की उपभोक्तावादी चीज़ों से भरा पड़ा बाजार, विलासिता की सामग्रियों से भरा है बाजार। आप अगर बाजार जाते हैं तो विभिन्न चीज़ों को देख करके आपका मन ललचाता है, ये भी ले लें, ये भी ले लें। आप जिस चीज़ को खरीदने के लिए, जिस वस्तु को खरीदने के लिए गए हैं, उसको खरीदने के साथ साथ आपके जो परचेजिंग पावर है, उस परचेजिंग पावर इस निबंध में आया भी है। तो इस परचेजिंग पावर को अपनी परचेजिंग पावर के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से आप खरीदते चले जाते हैं जब तक कि आपके बटुआ, आपका वॉलेट खाली नहीं हो जाता। और तरह तरह के विज्ञापन आते हैं और ये विज्ञापन आपको आकर्षित करते हैं। एक मंजन का ही, टूथपेस्ट का ही अगर आप विज्ञापन ले लें तो किसी में उसमें ऋषि मुनियों के गुण बताते हैं, तो कभी उसको बताते हैं कि मसूड़े स्वस्थ होते हैं, दांत चमकीले होते हैं। कोई ऋषि मुनियों से के द्वारा सुझाया हुआ किसी को बताया जाता है, किसी में जड़ी बूटियों का गुण है, किसी में गंगा की जैसी पवित्रता है। इस तरह की चीज़ें बताते हैं। मसूड़े स्वस्थ करने के लिए, दांत चमकीले हो जाते हैं। इस तरह का जो बाजारवाद है, जो उपभोक्तावाद है, विलासिता की सामग्रियों से जो बाजार भरा पड़ा है, इसमें मनुष्य फंस जाता है, अट्रैक्ट होता है। तो बाजार दर्शन पाठ में बाजारवाद और उपभोक्तावाद के साथ साथ अर्थनीति एवं दर्शन को भी संबंधित प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास किया गया है। बाजार का जादू तभी असर करता है जब मन खाली हो। बाजार के जादू को रोकने का उपाय यह है कि बाजार जाते समय मन खाली ना हो, मन में लक्ष्य भरा हो। अर्थात आप बाजार जाएं तो पहले से सोच के जाएं, तय करके जाएं कि हमें
अपनी आवश्यकता की ये चीज़ें खरीदनी। किसी विज्ञापन से प्रेरित होकर अगर आप बाज़ार जा रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें आपका नुकसान ही होगा। तो आपका मन खाली ना हो, मन लक्ष्य से भरा हो। बाज़ार की असली कृतार्थता है ज़रूरत के वक्त काम आना। बाज़ार को वही मनुष्य लाभ दे सकता है जो वास्तव में अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीदना चाहता है। जो लोग अपने पैसों के घमंड में अपनी परचेजिंग पावर को दिखाने के लिए चीज़ें खरीदते हैं, वे बाज़ार के शैतानी व्यंग शक्ति देते हैं। कहने का सही है कि आप परफ्यूम खरीदने जाते हैं, मेरे यहाँ पेरिस का परफ्यूम है, जर्मन परफ्यूम है, ये है वो, ये जो विलासतापूर्ण सामग्री हैं, सारे इस पार्ट के कंटेंट्स हैं तो जो मैं बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आप अपनी परचेजिंग पावर दिखाना चाहते हैं। आप एक शोकेस लेके आए, कोई सीनरी लेके आए, कोई पेंटिंग लेके आते हैं, दीवार पे लगाते हैं। आपको यद्यपि पेंटिंग का कोई शौक़ नहीं, लेकिन बस ये दिखाने के लिए कि मैं जो मेरे दीवार पे लगी हुई पेंटिंग है 10 लाख रुपए की पेंटिंग है, जिससे आपकी परचेजिंग पावर, आपकी हैसियत का पता चलता है और लोग उससे जो पड़ोसी हैं उन पर आप रौब झाड़ सकें, उनके बीच आपका जो स्टेटस है वो स्टेटस सिंबल आपका मेंटेन रहे। इससे आप कहीं ना कहीं बाज़ार को शैतानी शक्ति देते हैं। ऐसे लोग बाजारूपन और कपट को बढ़ाते हैं। पैसे की यह व्यंग शक्ति व्यक्ति को अपने सगे लोगों के प्रति भी कृतज्ञ बना सकती है। मतलब आप अपने सगे संबंधियों को भी उपेक्षित कर सकते हैं, आप उनके किए गए उपकार्यों को भी भुला देते हैं। साधारण जन का ये जो हृदय लालसा, ईर्ष्या और तृष्णा से जलने लगता है। और इससे होता क्या है, जो जन सामान्य है, आप देखें कि आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति है जो उसकी उतनी हैसियत नहीं है। आपने घर में महंगे आपने पेंटिंग्स लगाई, बहुत सारी कीमती चीज़ें आपने रखी, सामने वाला व्यक्ति सोच रहा है कि मैं इसको तो ताउम्र नहीं खरीद पाऊँगा। तो कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली, अपरोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से उसके अंदर एक लालसा भी के बीज बो रहे हैं कि वो भी लालायित होगा, इच्छुक हो गए चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, खरीदने के लिए। साथ ही साथ अगर नहीं खरीद सकने की हैसियत में तो आपसे ईर्ष्या भी करेगा, जलेगा भी, तृष्णा भी होगी उसे। तो कहीं ना कहीं ये समाज में ईर्ष्या, द्वेष, कलह और दुश्मनी का भी बीज घोलते हैं इनडायरेक्टली। तो दूसरी ओर ऐसा व्यक्ति जिसके मन में लेश मात्र भी लोभ और तृष्णा नहीं है, संचय की इच्छा नहीं है, वह इस व्यंग शक्ति से बचा रहता है। यहाँ पर एक जो ग्राहक हैं भगत जी, उनके बारे में उनका एक अच्छा सा उदाहरण दिया कि भगत जी जो कि चूरन बनाते और बेचते हैं, तो चूरन के लिए बाज़ार जाते हैं, उनको जीरा नमक, इस तरह काला नमक, इस तरह की चीज़ें लेनी होती हैं और पूरे चौक बाज़ार में घूमते हैं। हज़ारों के विज्ञापन वहाँ पर लगे हैं, हज़ारों दुकानें हैं, विभिन्न प्रकार के आकर्षक ऑफ़र उनको मिलते हैं, लेकिन वो सब बाज़ार की वो जो चमक धमक है भगत जी को बिल्कुल लुभा नहीं पाती, क्योंकि वो अपने आत्मबल के बहुत धनी और आदर्श ग्राहक हैं और अपने पैसे को वो सही जगह पर जो उनकी ज़रूरत है उसके हिसाब से वो खर्च करना जानते हैं। तो पूरे बाज़ार से होके गुजर आते हैं, पूरा बाज़ार घूमते हैं, लेकिन लेकर के क्या आते हैं, अपना वही जीरा और काला नमक। तो उनको बाज़ार नहीं लुभा पाता है। अगर आप और हम बाज़ार जाएं, हमें कुछ भी नहीं लेना है, ये मन में सोच के जाएं कि बाज़ार से कुछ भी नहीं खरीदेंगे, लेकिन अगर हम बाज़ार घूम के आएंगे तो कुछ ना कुछ तो खरीद ही लाएंगे। तो ये हमारे जो हमारा आत्म बल है, जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, उसकी कमी है, हमारी आत्मा कमज़ोर है। हम बाज़ार की ओर आकर्षित होते हैं, बाज़ार हमको लुभा लेता है और हमको मजबूर कर देता है खरीदने के लिए। जबकि भगत जी ऐसे बिल्कुल नहीं है, बाज़ार उनको अपनी ओर नहीं आकर्षित कर पाता है, नहीं लुभा पाता है। खैर, अनेक उदाहरण द्वारा लेखक ने स्पष्ट किया है कि एक ओर बाज़ार लालची है, असंतोषी है और खोखले मन वाले व्यक्तियों को लूटने की जगह है, वहीं दूसरी ओर संतोषी मन वालों के लिए बाज़ार की चमक दमक उसका कोई महत्व नहीं रखता है, कोई आकर्षण उसका जो आकर्षण है बाज़ार का महत्व नहीं रखता है, मायने नहीं रखता है।
तो बाजार दुनिया की सुख सुविधाओं से भरा पड़ा है। अगर आप अपने आत्मविश्वास, अपने आत्मबल को संयमित रखते हैं, ज़रूरत के हिसाब से आप खर्च करते हैं, अपनी परचेजिंग पावर समाज को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो बाज़ार अच्छी चीज़ है। बाज़ार के जादू से समाज में, परिवार में, पड़ोसियों में ईर्ष्या का भी भाव जागृत हो जाता है। कहीं ना कहीं जाने अनजाने वो आपके दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ईर्ष्या बैठ जाती है, दिमाग में आ जाती है। तो आइए अब इस प्रश्न में, इस पाठ के कुछ जो प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। प्यारे बच्चों, आपको बता दूं कि जो गद्य खंड में जो कहानियां हैं, जो निबंध हैं, ये 8 से 10 पेज, 20 पेज तक के हैं। तो ये देखिए पेज नंबर 8 पेज की एक कहानी है, 9 पेज की एक कहानी है। इसके पहले वाला महादेवी वर्मा जी की कहानी भी ऐसे ही 15-16 पेज की। तो 15-16 पेज की पहले उसको पढ़ना, उसका वाचन करना और फिर उसका एक्सप्लेनेशन करना, ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहानी को संक्षेप में उसको समराइज़ करके आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। कोई भी आप देखें, कोई भी स्टडी चैनल या कोई भी यूट्यूब में जो भी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कोई भी प्लेटफॉर्म आपको पूरा का पूरा निबंध या पूरी की पूरी कहानी अक्षरशः उसका वाचन नहीं कर सकता, उसको बोल नहीं सकता, उसको पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि इसमें जो इसका MB है, कई GB और कई MB का ये हो जाएगा, तो फाइल का साइज बहुत बढ़ जाएगा, तो अपलोड करने में भी बहुत दिक्कत होगी, या हो सकता है अपलोड भी ना हो। तो इसलिए मैंने इसको समराइज़ किया है। पाठ के सारे मूल तत्व, सारे की पॉइंट, सारे फैक्ट्स मैंने इसमें समाहित किए हैं। कोई भी ऐसा पहलू जो कि महत्वपूर्ण है वो अनटच्ड नहीं है, अछूता नहीं रहा है। आप विश्वास करें, इसके आगे कहीं से भी आप आश्वस्त मैं आपको कर रहा हूँ दोबारा से कि इसके आगे कहीं से भी नहीं पूछा जाएगा। जो कुछ भी पूछा जाएगा यहीं से, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी की पॉइंट्स, कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिस नहीं करी। तो अब प्रश्न देख लेते हैं। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। तो बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुओं के मोह जाल में फंस जाता है। बाजार के इसी आकर्षण के कारण ग्राहक सजी धजी चीज़ों की आवश्यकता न होने पर भी खरीदने के लिए लालायित हो जाता है। इसी मोह जाल में फंसकर वह ऐसी गैर ज़रूरी वस्तुएं भी खरीद लेता है जो कुछ समय बाद घर के किसी कोने की शोभा बढ़ाती हैं, परंतु जब यह जादू उतरता है तो उसे एहसास होता है कि जो वस्तुएं उसने आराम के लिए खरीदी थी, उल्टा वे तो उसके आराम में खलल डाल रही हैं। तो एक ये हुआ बाजार का जादू चढ़ने उतरने से मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। आप खरीद कर लाते हैं, आपको लगता है कि अपने ऐशो आराम शौक़ की चीज़ें हैं, और फिर कुछ दिन बाद वही चीज़ें घर के किसी कोने में टूटी फूटी पड़ी होती हैं, और वही जब आपका ये जादू उतरता है बाजार का, तो आपके आराम में खलल देती हैं, बाधा उत्पन्न करती हैं। बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। बिल्कुल शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। बाजार में भगत जी का जो व्यक्तित्व है उसका एक यह सशक्त पहलू उभर कर सामने आता है कि उन्हें अपनी आवश्यकताओं का भली भांति ज्ञान है। वे उतना ही कमाना चाहते हैं जितनी कि उन्हें आवश्यकता है, और उतना ही खरीदना चाहते हैं। बाजार उन्हें कभी भी आकर्षित नहीं कर पाता। वे केवल अपनी ज़रूरत के सामान के लिए बाजार का उपयोग करते हैं। वे खुली आंखें, संतुष्ट मन और मग्न भाव से बाजार जाते हैं। भगत जी जैसे व्यक्ति समाज में शांति और व्यवस्था को लाते हैं, क्योंकि इस प्रकार की व्यक्तियों की दिनचर्या संतुलित होती है और ये बाजार के आकर्षण में फंसकर अधिक से अधिक वस्तुओं का संग्रह और संचय नहीं करते, जिसके फलस्वरूप मनुष्य में होड़
और अशांति के साथ महंगाई भी नहीं बढ़ती। अन्यथा लोगों में, समाज में, परिवार में, पड़ोस में होड़ मच जाएगी। आपने ये चीज़ खरीदी तो दूसरा भी उससे अच्छी चीज़ खरीदने का प्रयास करेगा और ईर्ष्या नहीं करेगा आपसे। तो इस तरह से शांति रहेगी और एक होड़ नहीं मचेगी और महंगाई भी नहीं बढ़ेगी। अतः समाज में भी शांति बनी रहती। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? तो बाजारूपन से तात्पर्य उसकी चमक दमक से है। जब सामान बेचने वाले बेकार की चीज़ों को आकर्षक बनाकर मनचाहे दामों में बेचने लगते हैं तब बाजार में बाजारूपन आ जाता है। इसके अलावा धन को दिखावे की वस्तु मानकर व्यर्थ में उसका दिखावा करने वाले ग्राहक भी बाजार में बाजारूपन लाने में सहायक होते हैं। जो विक्रेता ग्राहकों का शोषण नहीं करते और छल कपट से ग्राहकों को लुभाने का प्रयास नहीं करते, साथ ही जो ग्राहक अपनी आवश्यकताओं की ही चीज़ खरीदते हैं वे बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। इस प्रकार के जो विक्रेता हैं और जो ग्राहक हैं दोनों ही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। मनुष्य की अपनी आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं की ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ति करने में ही बाजार की सार्थकता है। बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वो देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति अर्थात परचेजिंग पावर। क्रय शक्ति मतलब परचेजिंग पावर को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं क्योंकि आज हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, पढ़ाई, आवास, राजनीति, धार्मिक स्थल आदि सभी में लिंग, जाति, धर्म के आधार पर होने वाले विभिन्न भेदभाव देखते हैं। किंतु बाजार इस विचारधारा से अलग होता है। आप किसी भी मार्केट जाइए, कोई आपका कास्ट नहीं पूछेगा, कोई आपका रिलीजन नहीं पूछेगा, कोई आपका लिंग नहीं पूछेगा कि आप पुल्लिंग है तभी होगा, स्त्रीलिंग है तो हम आपको ही देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप बाज़ार जाइए, किसी धर्म, किसी संप्रदाय के बाज़ार जाइए, खरीदिए चीज़ों को, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं हैं। बाज़ार को किसी लिंग, धर्म या जाति से कोई लेना देना नहीं होता। वह हर एक के लिए खुला होता है। उसके लिए तो हर कोई केवल और केवल ग्राहक है, जहाँ लोग आकर अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। इस प्रकार यदि हम देखें तो बाज़ार एक प्रकार की सामाजिक समता की रचना करता है और हमें बाज़ार से सीखना भी चाहिए कि यदि आप बाज़ार में क्रेता और विक्रेता, सेलर जो बेचने वाला है और जो कस्टमर से बायर, जब दोनों ही लोग एक दूसरे का धर्म नहीं पूछते, जाति नहीं पूछते, तो फिर समाज में, राजनीति में, हर तरफ आप पढ़ाई के क्षेत्र में ले लीजिए, आवास के क्षेत्र में ले लीजिए, राजनीति के क्षेत्र में ले लीजिए, धर्म के क्षेत्र में ले लीजिए, तो फिर क्यों आप इतना भेदभाव करते हैं? हमें बाज़ार से सीखना चाहिए। यहाँ बाज़ार एक पॉजिटिव चीज़ देता है कि सामाजिक समता की रचना करता है। आप अपने तथा समाज के से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ, जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। तो ये दोनों प्रश्न मैं आपके लिए खुला छोड़ता हूँ, आप इसको करेंगे कि कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें जो आपके जीवन से काफ़ी जुड़ा हुआ हो, आप बीती हो। तो इसको आप करेंगे। तो आज का ये जो पाठ है यहीं पूरा होता है। हमने बाज़ार दर्शन किया, बाज़ार के बारे में पढ़ा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर के आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। यथासंभव आपके सभी प्रश्नों का उत्तर शीघ्र देने का प्रयास करूँगा। तो आज का ये सेशन यहीं टर्मिनेट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।